Hello everyone, I am CA Kunika Agrawal. I have qualified CA finals both group in the first attempt. एंड अगर आपके एग्जाम्स मई 2026 में हैं और अगर अभी तक के आपके सारे लेक्चर्स हो गए हैं, आपके एसपीएम के एग्जाम्स कंप्लीट हो गए हैं, देन कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब आपको सिर्फ आपके रिवीजन पे फोकस करना है, ठीक है। तो अगर आपको अभी बोथ ग्रुप देने हैं मई 26 में, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। जो बच्चे सिंगल ग्रुप देने वाले हैं उनके लिए सेपरेट वीडियो लेके आऊंगी। विदाउट मच डिले लेट्स क्विकली बिगिन विद द वीडियो। और अगर प्लीज आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे, थोड़ा सा भी इससे वैल्यू एडिशन मिले, गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। यस, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले आई विल शेयर विथ यू अ ब्रॉडली प्लानर जो आपको फॉलो करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। और उसके बाद में जो भी एज अ स्टूडेंट आपके दिमाग में जितने भी डाउट्स आते हैं वो मैं सारे आपके सॉल्व करूंगी, ठीक है। और थर्ड थिंग इज आई विल शेयर सम एडिशनल गाइडेंस जिसकी हेल्प से हो सकता है कि आप बोथ ग्रुप पास तो कर लो लेकिन रैंक भी आ जाए, ठीक है। तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी यू कैन से होलिस्टिक कवरेज जितना भी आपको समझना चाहिए फॉर योर कमिंग 4 मंथ्स, एंड जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। एंड विदाउट मच डिले लेट्स नाउ क्विकली बिगिन विद द वीडियो, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शो यू द प्लानर, ठीक है। तो प्लानर ऐसा रहेगा। So now today we are standing at 3rd और 4th जनवरी। एंड फर्स्ट रिवीजन में आपको देने हैं हर एक सब्जेक्ट को 12 दिन। तो आप स्टार्ट करोगे वही सीक्वेंस में जो सीक्वेंस में हमारे एग्जाम्स होते हैं। तो FR AFM ऑडिट DT IDT और फिर IBS, ठीक है। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट रिवीजन में और फर्स्ट सेल्फ स्टडी में आपको 12 डेज देने हैं हर एक सब्जेक्ट के लिए। उसके बाद फर्स्ट रिवीजन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में आप 7 डेज दोगे हर एक सब्जेक्ट के लिए। और फिर थर्ड टाइम जब आप पढ़ोगे तब आप 4 दिन दोगे। तो उस टाइम पे 4 दिन आपको IBS के लिए भी देने हैं। और FR को आप आखिरी में उठाना, बिकॉज FR फर्स्ट पेपर रहने वाला है, तो FR को आखिरी में 4 दिन दे के चलना है। तो ये एक ब्रॉडली लेवल पे प्लानर है जो मुझे लगता है कि आपको फॉलो करना चाहिए फॉर योर May 26 एग्जामिनेशन, ठीक है। जो बच्चों के एग्जाम September 26 में है, मैं उनके लिए दूसरा प्लानर लेके आऊंगी क्योंकि September 26 के लिए स्टिल वी हैव सम टाइम इन हैंड। तो उन लोगों के लिए आई विल शेयर अ डिफरेंट प्लानर, ठीक है। नाउ कमिंग टू द थिंग्स जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है एंड दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पेन और पेपर लेके बैठो अपने साथ में और उसमें लिखो। और अगर आप मिस करते हो तो फिर हो सकता है कि आपका लॉस हो जाए, ठीक है। या फिर वीडियो फिर आपको फिर से देखनी पड़ेगी। सो ओके। तो सबसे पहली चीज जैसे मैंने बोला कि 12 दिन में फर्स्ट रिवीजन करनी है, फिर 7 दिन में सेकंड रिवीजन और फिर 4 दिन में थर्ड रिवीजन, ठीक है। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वो 12 दिन में आपकी वो सब्जेक्ट की पूरी रिवीजन हो, ठीक है। तो जितने भी चैप्टर्स है, जितना भी पोर्शन है, पूरा रिवाइज होना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आप 50% रिवाइज करोगे, आप 70% करोगे, नहीं, आपको पूरा 100% रिवाइज करना है। तो अपने दिमाग में बैठा लो कि जितनी भी टाइम रिवीजन में रहेगी तो मुझे 100% रिवाइज करना है। अब मेरे साथ क्या होता था बताती हूँ ऑनेस्टली। मेरा पूरा पोर्शन रिवाइज नहीं होता था। तो नहीं होता था उसकी वजह से क्या हुआ था, आखिरी में जाके कुछ ऐसे चैप्टर्स थे जो अनटच रह रहे थे, ठीक है, वो रिवाइज ही नहीं हो पाए थे। और अगर मैं पूरा क्यूमुलेटिव पोर्शन देखूँ, मतलब सारे सब्जेक्ट्स का मिला के, तो वो अच्छा खासा थोड़ा पोर्शन था भाई। मतलब एकदम भी बहुत नहीं था बट ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही कम था, तो वो था थोड़ा। तो उस वजह से मुझे लगा कहीं ना कहीं कि शायद इस वजह से मेरी रैंक नहीं आ पाई। तो द की टू गेट अ रैंक जो मुझे लास्ट लास्ट में रियलाइज हुई और इवन एग्जाम्स के टाइम पे रियलाइज हुई, कि ये जो 3 रिवीजन में बता रही हूँ, या फिर आप कह सकते हो कि फर्स्ट वन सेल्फ स्टडी प्लस 2 रिवीजन्स, इसमें आपका पूरा पोर्शन रिवाइज होना बहुत जरूरी है। आप सोचो अगर एक चैप्टर को, चैप्टर के हिसाब से सोचो, एक चैप्टर को आपने एक बार अच्छे से पढ़ा, फिर उसकी 2 रिवीजन कर ली, और ऐसे ही पूरे चैप्टर की कर ली, और ऐसे ही पूरे पोर्शन की कर ली, तो आपको एग्जाम में वो चीज़ याद आएंगी। और एग्जाम में पोर्शन के बाहर तो ICI कुछ नहीं पूछेगा। तो नेचुरल सी बात है कि आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हर एक चैप्टर की, पूरे पोर्शन की आपकी हर एक रिवीजन में होलिस्टिक कवरेज हो, ठीक है। तो 90% से ज़्यादा ही कवरेज रखनी है, मैं तो 100% ही बोल रही हूँ, 100% को टारगेट ही रखना है। एंड 90 to 95% ये बेयर मिनिमम है बॉस, इसके नीचे आपको जाना ही नहीं है, ठीक है। तो ये बात दिमाग में ध्यान में रखो कि मुझे 100% कवरेज करनी है हर एक रिवीजन में, हर एक सब्जेक्ट की, ठीक है। सेकेंड थिंग इज योर टाइम। तो जैसे मैंने बोला कि 100% कवरेज करनी है, ठीक है। होता क्या है, स्टार्टिंग में हमारा मोमेंटम बिल्डिंग होता है, ठीक है। आप स्टार्टिंग में आज 7 घंटे पढ़ रहे हो, कल 6 घंटा पढ़ रहे हो, परसों 8 घंटे पढ़ रहे हो, ऐसे 5 दिन निकल गए। 5 दिन में हो सकता है आपने 3 4 चैप्टर निपटाए। अब आखिरी में आपके पास बचते 6 7 दिन। अब आप वो 6 7 दिन में स्पीड करते हो। अब स्पीड अप भी करोगे तो पूरा पोर्शन तो नहीं कवर होगा, फिर छूट जाएंगी चीजें। वो चीजें क्यों छूटी, क्योंकि आपने स्टार्टिंग से उसको चीजों को ज्यादा टाइम ही नहीं दिया।
आपको रोज 12 से 13 घंटे पढ़ना ही है, दैट इज बेयर मिनिमम। तो 12 से 13 घंटे पढ़ोगी ना तो ऑटोमेटिकली 12 घंटे में पूरा, 12 दिन में पूरा पोर्शन रिवाइज हो जाएगा फर्स्ट रिवीजन में, और फिर सेकंड रिवीजन में 7 डेज में, और फिर थर्ड रिवीजन में 4 दिन में, ठीक है। तो रोज 12 से 13 घंटे का आउटपुट स्ट्रेच करना स्टार्ट करो अभी से। एग्जाम के टाइम पे 12 से 13 घंटे पढ़ने की कोशिश करोगे ना, नहीं होगा, मैं बोल रही हूँ नहीं होगा। आपको आदत ही नहीं है पहले से पढ़ने की, तो आप कैसे एग्जाम के टाइम पे 12 से 13 घंटे पढ़ पाओगे? और फिर आप बोलते हो मेरी पढ़ाई नहीं हो रही, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मेरा मोटिवेशन नहीं आ रहा है, मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, वो सारी चीजें। तो वो सारी चीजें ना हो तो इसलिए अभी से 12 से 13 घंटे पढ़ो, ताकि आपके माइंड को और आपके बॉडी को आदत रहे उतना एफर्ट्स डालने की, ठीक है। थर्ड थिंग इज, अब आप बोलोगे कि मैं तो दिन भर ही किताबों के साथ रहता हूँ या रहती हूँ, लेकिन एंड में जाके आपका आउटपुट आता है बहुत कम, ठीक है। तो देखो, जो बच्चे फेल भी होते हैं ना, वो भी यही बोलते हैं कि मैंने तो दिन भर पढ़ाई की थी, फिर भी मैं फेल हो गई। तो रीजन क्या होता है ना, कि आप देखते नहीं हो कि आप एक्चुअली कितना घंटा पढ़ रहे हो। तो इसके लिए स्टॉप वॉच का यूज करो, जो मैंने पर्सनली किया था, एंड ट्रस्ट मी, जब एंड पे जाके हम देखते हैं ना कि मेरा इतना घंटा हुआ है, तो हमको अंदर से फील आता है यार, मैंने तो दिन भर किताबों के साथ ही रही हूँ, और फिर अभी इतना 7 घंटे और 6 घंटे ही हो रहा है कि मेरे साथ पर्सनली हुआ था। तो मैं क्या करती थी, जब भी मैं किताब के पास आके बैठ रही हूँ, स्टडी टेबल पे आके बैठ रही हूँ, मैंने स्टॉप वॉच स्टार्ट किया। इवन मैं 5 मिनट ब्रेक के लिए भी उठ रही हूँ, इवन मैं 1 मिनट भी ब्रेक के लिए उठ रही हूँ ना, तो मैं स्टॉप वॉच को पॉज करती थी। और एंड में जाके मैंने आउटपुट लिखे थे, मैंने एक मतलब पेज चिपकाया था मेरे बोर्ड पे सामने, और उसमें हर एक दिन की डेट और कितना घंटा हुआ। तो ऐसा मैंने 3-4 महीनों तक की उसको मेंटेन करके रखा था, और फिर मैं हर एक दिन आउटपुट देखती थी ना, तो मुझे खुद को शर्म आती थी ऑनेस्टली, कि कितना 6 से 7 घंटा हो रहा है दिन भर किताबों के साथ रहने के बाद भी। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस आपको रियलाइज ही नहीं होगा जब तक कि आप स्टॉप वॉच यूज नहीं करोगे। क्योंकि होता ये लग रहा है कि दिन भर पढ़ रहे, पर दिन भर नहीं पढ़ रहे होते। तो आप खुद जब स्टॉप वॉच यूज करोगे तब आपको समझ में आएगा। तो अगर आप चाहते हो कि आप इफेक्टिवली जेन्यूनली 12 से 13 घंटे आउटपुट निकालो, तो इसके लिए अभी से स्टॉप वॉच भी यूज करना स्टार्ट करो, ठीक है। नंबर फोर थिंग इज योर टाइमिंग। तो देखो, कुछ बच्चे होते हैं जिनको रात में पढ़ना होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मॉर्निंग स्टूडेंट होते हैं। तो आपको पता होगा कि आप मॉर्निंग स्टूडेंट हो या नाइट स्टूडेंट हो। मैं पर्सनली मॉर्निंग स्टूडेंट नहीं हूँ, मैंने बहुत ट्राई किया था मॉर्निंग में पढ़ने का, बट आई कैन नॉट, ठीक है। तो मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि जो आपकी बॉडी को सूट करता है, जो आपके माइंड को सूट करता है, वो वाला ही टाइम उठाओ। सो इफ यू आर अ मॉर्निंग पर्सन देन स्टडी एट मॉर्निंग, इफ यू आर अ नाइट पर्सन देन स्टडी एट नाइट, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज योर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट और थ्योरी सब्जेक्ट, ठीक है, दो चीज़ें हैं। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को आपको कैसे पढ़ना है, फर्स्ट डिवीजन में क्या अप्रोच रखनी है, सेकंड डिवीजन में क्या अप्रोच रखनी है, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो पहले से बनाया हुआ है। डू चेक इट आउट आई बटन पे क्लिक करके, ठीक है। सेकेंड थिंग इज योर थेरी सब्जेक्ट। तो थेरी सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा जाता है, उसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, तो वो भी चेक कर लो। तो ये दोनों वीडियोस को प्लीज पढ़ने से पहले देख लेना, ताकि आपको बाद में लॉस ना हो, आपको ये ना लगे कि यार ये मिस हो गया, आपके यार डबल से चीजें करनी पड़ेगी क्या, और फिर टाइम नहीं रहेगा वो चीजें करने के लिए। तो वो दोनों वीडियो देखना और फिर ही अपनी पढ़ाई स्टार्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज योर आरटीपीज एंड एमटीपीज। तो होता यह है कि मोस्टली मेजोरिटी ऑफ द कंपाइलर्स में क्वेश्चन बैंक में आरटीपीज एमटीपीज कंपाइल्ड होती है अधूरी। लेकिन हमने लेक्चर अगर बहुत पहले लिए हुए रहते हैं, स्पेशली इन केस ऑफ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, तो करंट अटेम्प्ट्स के आरटीपीज एमटीपीज उसमें कंपाइल नहीं रहती है, स्पेशली लास्ट 3 अटेम्प्ट की। और ऐसे सब बोलते हैं कि लास्ट 3 अटेम्प्ट की आरटीपी एमटीपी तो करनी चाहिए। तो आप कैसे अब आरटीपी एमटीपी को कवर करोगे, क्योंकि होता ही है, आप बोलोगे 12 दिन में पूरा पोर्शन ही होना मुश्किल है, तो आरटीपी एमटीपी कैसे हो पाएगा। तो इसके लिए क्या करो, फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट करो, फर्स्ट टाइम सेल्फ स्टडी, एंड देन यू स्टार्ट पिकिंग अप योर आरटीपी एंड एमटीपी डेली, ठीक है। तो आज आपने आरटीपी उठाई, एफआर की, क्वेश्चन देखो, आंसर सोचने की कोशिश करो, अगर आंसर आपको क्लिक हो जाता है, आपको आंसर पता चल जाता है, देन नथिंग लाइक दैट, आपको बहुत मजा आएगा कि चलो मुझे जो पढ़ा था वो याद आ रहा है। नेक्स्ट थिंग, फिर जाके आंसर तो देखो कि वही मैच हो रहा है क्या। और अगर आंसर याद नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा अपने मॉड्यूल में जाके चेक कर लो, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर में देख लो। तो ऐसे करके 1-1.5 घंटे में आपको आरटीपी को जस्ट गो थ्रू करना है, आपको प्रॉपर आईसीआई के हिसाब से रिटर्न प्रैक्टिस नहीं करना है। बस 1-1.5-2 घंटे में वो आरटीपी को गो थ्रू करना है, आंसर को देखना है। इससे आपको ब्रेक मिल जाएगा विथ योर करंट सब्जेक्ट। थोड़ा सा अगर दिन भर एफआर पढ़ रहे हो और एएफएम की आरटीपी थोड़ी सी उठा ली, तो थोड़ा सा ब्रेक मिल जाता है। प्लस आपका आउटपुट स्ट्रेच होगा, और आरटीपी और एमटीपी से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो आपका वो स्कोर भी ऑटोमेटिक लेवल अप होगा। तो ध्यान रहे कि जैसे सेकेंड डिवीजन स्टार्ट होता है तब से लेके तो एग्जाम के आने वाले दिन तक के आपको रोज एक ना एक आरटीपी या एमटीपी उठानी उठानी है, ठीक है। तो अगेन दैट इज नॉन नेगोशिएबल, उसको भी नोट डाउन कर लेना। नोट डाउन कर रहे हो आई होप आप सारी चीजें, ठीक है।
नेक्स्ट थिंग इज योर मॉक टेस्ट। तो बहुत से बच्चों को डाउट होता है कि मॉक टेस्ट देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो मैं ये बोलूंगी कि आप फर्स्ट रिवीजन के एंड में जाके मॉक टेस्ट दे सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो देना। तो अगर 12 दिन का एफआर का टारगेट है तो 12 दिन के बाद में आपने एफआर की मॉक टेस्ट लिखी। उससे एडवांटेज ये होगा कि अर्ली मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करोगे तो जल्दी जल्दी पता चलेगी, और जल्दी जल्दी पता चलेगी तो जल्दी आप उस पर एक्शन ले पाओगे। सेकेंड थिंग इज, हो सकता है कि फर्स्ट रिवीजन में आपको मॉक टेस्ट में कुछ भी याद ना आए। मेरे साथ ऐसा हुआ था ऑनेस्टली, क्योंकि मैंने खुद ने फर्स्ट रिवीजन से स्टार्ट किया था, तो याद ना आए चीजें, दैट इज नॉर्मल, एब्सोल्युटली नॉर्मल। पर आप मॉक टेस्ट देना। थर्ड थिंग इज, आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेंगी तो दिमाग में एक रहता है कि हाँ मुझे 12 दिन बाद एफआर का पेपर देना है, तो पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ। तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली सीरियसनेस आने लगता है। फोर्थ ये बोलूंगी कि पेड वाली लेना, जो इवेलुएट करके दे, खुद से इवेलुएट करने मत जाना, आप बायस हो जाओगे और आपका मोमेंटम ब्रेक हो जाएगा, कंसिस्टेंसी नहीं रहेंगी। तो ये मत करना, पेड वाली लेना। नेक्स्ट थिंग इज, प्लीज डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड रखो। मोबाइल नाम के राक्षस को थोड़ा सा छोड़ने की कोशिश करो बॉस। अभी देखो, अभी भी छोड़ना है, 2 महीने बाद भी छोड़ना है। अभी छोड़ोगे तो फायदे में रहोगे, 2 महीने बाद छोड़ोगे तो आप ही का नुकसान है। अब देख लो आपको क्या डिसीजन लेना है। छोड़ना तो पड़ेगा ही, बिना छोड़े तो आप पास नहीं हो पाओगे। तो अगर पास होना है तो छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना है तो अभी से छोड़ दो। और फिर बाकी की सारी चीजों को इग्नोर करो, अभी सिर्फ आपकी पढ़ाई, अभी आपका अटेम्प्ट, दैट्स ऑल यू हैव टू फोकस ऑन। ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज, बच्चे बोलते हैं कि एक सब्जेक्ट को एट अ टाइम लेके चले या 2 सब्जेक्ट ले। तो देखो, जैसे मैंने प्लानर जो बताया उसमें तो मुझे मैंने बोला है कि 1 सब्जेक्ट एट अ टाइम ही लेना है आपको। लेकिन मैंने जो प्लानर बताया है उसमें तो आपको 1 सब्जेक्ट एट अ टाइम ही लेना है। लेकिन बहुत से बच्चे होते हैं कि जो एक सब्जेक्ट को पूरा दिन नहीं पढ़ पाते हैं, उनका रहता है कि 2 सब्जेक्ट पढ़े एक दिन में। तो एंड आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, क्योंकि मुझे भी स्टार्टिंग में ये लगता था कि मैं एक सब्जेक्ट पूरा दिन नहीं पढ़ पाऊंगी। तो देखो मैंने क्या किया था, फिर ट्राई किया था कि 7 दिन एक हफ्ता में मैंने डीटी और ऑडिट उठाया था, ठीक है। तो 7 दिन के एंड में जब मैंने आउटपुट देखा ना डीटी और ऑडिट का मिला के, तो वो बहुत कम था। और अगर मैं सिर्फ डीटी पढ़ रही होती तो आउटपुट ज्यादा निकल के आता। तो मुझे ऐसा लगता है कि दो, मेरा ये रिकमेंडेशन है कि एक सब्जेक्ट एट अ टाइम लो, तो उससे आपका आउटपुट ज्यादा बढ़ेगा, तो सेम टाइम पे आप ज्यादा आउटपुट कवर कर पाओगे अगर आप एक सब्जेक्ट पे स्टिक रहते हो तो आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड टू डू 1 सब्जेक्ट एट अ टाइम। और एग्जाम के टाइम पे भी आपको एक ही दिन, मतलब एक ही सब्जेक्ट पढ़ना होता है, तो पहले से आप एक सब्जेक्ट को 12 दिन देते हो, फिर 7 दिन देते हो, फिर 4 दिन देते हो। तो ऑटोमेटिकली वो सब्जेक्ट एग्जाम में 1.5 डेज में उसको पूरा रिवाइज करने में बहुत हेल्प होती है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज, पढ़ रहे हो तो ये सोच के पढ़ना है कि ये चीज मुझे डबल इतना टाइम नहीं देना है ये चीज पर। अगर आज मैंने ये चैप्टर को एक दिन दिया तो नेक्स्ट डे में या आधे दिन में होना चाहिए नेक्स्ट रिवीजन में। तो वो हिसाब से पढ़ो, अभी एक दिन दे रहे हो नेक्स्ट रिवीजन में भी एक दिन दे रहे हो, देर इज नो पॉइंट इन दैट। तो प्लीज मेक श्योर कि आप आपका जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छा रख रहे हो। देखो पास होने के लिए ना 2 चीजों का बैलेंस होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज योर क्वालिटी एंड क्वांटिटी। क्वांटिटी मैंने पहले ही बताया है कि आपको 100% सिलेबस को कवर करके चलना है। एंड सेकेंड थिंग इज क्वालिटी। अगर 100% कवर कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करोगे, क्वालिटी भी मेंटेन करके चलनी है। क्वालिटी मेंटेन करके चलनी है मेरा मतलब है कि प्रैक्टिकल और थ्योरी सब्जेक्ट को वैसे पढ़ना है जैसे मैंने बताया है। और दूसरी चीज ये है कि आपको राइटिंग प्रैक्टिस प्रॉपरली करनी है, कंसेप्ट को बराबर से रिकॉल करना है, दिमाग में बैठाना है। नहीं याद आ रही की चीजें रिवीजन वीडियो जाके देख लो। लेकिन एफर्ट्स को अंडरमाइन मत करो, ऐसा मत करो कि दिन भर टाइम पास किया और फिर 2 घंटे में एंड में जाके आज का वो चैप्टर कवर करना है तो कवर करके छोड़ दिया, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, जितना चीजों को जितना टाइम लगता है उतना टाइम देना ही होता है। मेरे इंटर वाले सर हमेशा बोलते थे सीए एग्जाम को पास करने के लिए एक डेडिकेटेड नंबर ऑफ आवर्स की रिक्वायरमेंट होती है। एंड इट इज अप टू यू कि आप वो कितने अटेम्प्ट्स में दे रहे हो। अगर 100 घंटा चाहिए तो 100 घंटा आप एक अटेम्प्ट में दे रहे हो या 4 अटेम्प्ट में दे रहे हो, या आपकी चॉइस है। पर एग्जाम को पास करने के लिए तो 100 घंटे की पढ़ाई रिक्वायर्ड है। तो प्लीज बी वाइज, बी मैच्योर इनफ। आप इंटर में हो या फाइनल में हो, अभी आपके अंदर उतना लेवल ऑफ विजडम रहेगा कि आपको आपकी पढ़ाई के लिए, आपके एग्जाम्स के लिए सीरियस होना है। कभी ना कभी होना ही पड़ेगा। एग्जाम के 1 महीने पहले एकदम से पैनिक मचाओगे, एनिशियस होंगे, बोलोगे मेरा इतना पोर्शन बाकी है, उसमें कोई सेंस नहीं है। इसीलिए अभी से थोड़ा सा केयरफुल हो जाओ, अभी से थोड़ा वाइज हो जाओ। और आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस अपना प्लानर फॉलो करना है, आपको रोज 12 से 13 घंटे पढ़ना है, दैट्स इट। ठीक है।
डेली प्लानर के लिए डेली कितना घंटा, मतलब डेली कौन से चैप्टर उठाए, तो अपने रिस्पेक्टिव फैकल्टी के जाके टाइम टेबल देख लो। अगर आपको कोई सब्जेक्ट के लिए टाइम टेबल चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता दो, मैं बनाने का ट्राई करूंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, कोई भी डाउट है, कोई भी गाइडेंस चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड मैं उस पर वीडियो बनाने का ट्राई करूंगी। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे, थोड़ी सी भी इससे आपको इंसाइट मिली हो, प्लीज गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल बी हैप्पी टू हियर इट आउट। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।